हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक स्टार्ट किया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको बताया था कि ख्याति का मूल्यांकन दो प्रकार के लाभों पर आधारित होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होते हैं, इनकी गणना किस प्रकार की जाती है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ की। अधिलाभ क्या होते हैं और इनकी गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, यदि व्यापार के औसत लाभ व्यापार के सामान्य लाभ से अधिक होते हैं तो यह आधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है। देखिए, इस लाइन में दो लाभों की बात हो रही है, एक औसत लाभ और एक सामान्य लाभ। समझते हैं ये दोनों लाभ क्या होते हैं। औसत लाभ किसी भी फर्म का, किसी बिजनेस का वह लाभ जो वह पिछले वर्षों में अर्जित कर रहा था और अभी अर्जित कर रहा है। इन लाभों का यानी पिछले 2, 3, 4 वर्ष के लाभों का हम जब औसत निकाल लेते हैं तो यही उस व्यापार के एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ कहलाते हैं। सामान्य लाभ क्या होते हैं? जिस सेगमेंट की हमारी फर्म है, जिस तरीके का व्यवसाय हमारी फर्म कर रही है, उसी तरह की, उसी व्यवसाय वाली जो दूसरी फर्में हैं, जो दूसरी प्रतिनिधि फर्में हैं जो सेम वैसा ही बिजनेस कर रही हैं, वो कितना लाभ अर्जित कर रही हैं, तो वह लाभ जो कहलाता है वह है व्यापार का सामान्य लाभ। तो अगर हमारे बिजनेस का औसत लाभ जो हमारा बिजनेस, हमारी फर्म अर्जित कर रही है, उसको जितना लाभ अर्जित करना चाहिए यानी सामान्य लाभ जितना अन्य फर्में भी अर्जित कर रही हैं उससे अधिक है, तो ये जो आधिक्य है यही अधिलाभ कहलाता है। यानी जितना अर्जित करना चाहिए था उससे जितना ज़्यादा अर्जित कर रही है वही अधिलाभ कहलाता है। अच्छा, अधिलाभ ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, क्या स्टेप्स हैं? तो यहाँ 5 स्टेप्स बताए मैंने आपको। अधिलाभ की कैलकुलेशन के लिए हमें 5 गणनाएँ करनी होंगी। सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखा है वास्तविक औसत लाभ की गणना। देखो, वास्तविक औसत लाभ वही है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, जिसकी कैलकुलेशन हमने कल की क्लास में सीखी थी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कुछ भी अलग से गणना करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक औसत लाभ हमें बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करने हैं जो हमने कल सीखे थे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दोनों एक ही है। सेकेंड स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी है अंतिम विनियोजित पूंजी की, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, ऑल फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो सारी लेंगे। उसमें ऐड करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर ऐसी कोई एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम इसमें ऐड करेंगे। करंट एसेट्स भी हम इसमें सारी ऐड कर देंगे, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड, एडवांसेस, अक्रूड इनकम, ये सारी एसेट साइड क्या हम एसेट साइड से ले लेंगे हम। अच्छा, एसेट्स में से हम क्या क्या नहीं लेंगे, क्या क्या ऐड नहीं करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो, यहाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, इट मीन्स हमें सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेने हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते टाइम। पेटेंट और ट्रेडमार्क लिखा है, गुडविल नहीं लेना है क्योंकि हम गुडविल की तो कैलकुलेशन करना सीखेंगे इसी से आगे, इसी के बेस पे हम आगे गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम यहाँ पर गुडविल नहीं लेंगे। और जो फिक्सटिशियस एसेट्स होंगी, यहाँ पुराने एकत्रित हानियाँ, कृत्रिम संपत्तियाँ, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेने, गुडविल नहीं लेनी, और फिक्सटिशियस एसेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये हमें एसेट्स के टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, इन्हें छोड़ देना है। तो एसेट्स, बाकी के एसेट्स का टोटल करके हमें क्या क्या लेस करना है, उसमें से लेस नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, फंड फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज़, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज़ देखो सारी माइनस हो रही हैं, चाहे वो नॉन करंट है या करंट है। जो व्यापार के बाहर के दायित्व हैं व्यापार के लिए, वो सारे लेस हो रहे हैं, प्रोविजंस भी लेस हो रहे हैं,
सारी लायबिलिटीज़ भी लेस हो रही हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़ सारी लेस हो जाएंगी और सारे प्रोविजंस खर्चों के लिए जो भी आयोजन होंगे वो भी लेस हो जाएंगे। लास्ट देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखा है, इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू नॉट गिवन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, उसी के लिए प्रोविज़न होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स की पुनर्मूल्यांकित मूल्य दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था एफएमपी की कैलकुलेशन, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, कि जब व्यापार बेचा या खरीदा जाता है तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, लेस करना है, लेकिन तब जब पुनर्मूल्यांकित मूल्य नहीं दे रखा हो, क्योंकि अगर संपत्तियों का रिवैल्यूएट प्राइस दे रखा है तो हम संपत्तियों को ऑलरेडी रिवैल्यूएट प्राइस पर ही लेंगे। बैलेंस शीट में जो प्राइस दे रखा होगा, बुक वैल्यू दे रखी होगी, उस पर नहीं लेंगे। तो जब हम ऑलरेडी रिवैल्यूएट प्राइस पर ले रहे हैं तो फिर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे। क्लियर है? ऊपर जो हमने एसेट्स का टोटल किया था उसमें से सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ प्रोविजंस को लेस करने के बाद आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रखा हो तो उससे हम लेस नहीं करेंगे, और हम प्रपोज डिविडेंड को भी लेस नहीं करेंगे। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये शेयर होल्डर्स के फंड का हिस्सा है, इसलिए इसे लेस नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करना देख लिया हमने, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। एसेट्स में हम क्या क्या छोड़ देंगे, फिक्स्ड टीटीएस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। क्लियर है? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ यहाँ पर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई होती है वो क्लोजिंग कैपिटल पर ना देकर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर गिवन होती है। अच्छा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है आपको। देखो क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो फॉर्मूलाज गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट फार्मूला क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यानी जो हमने ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन की उसमें से हम करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ माइनस कर देंगे तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। लेकिन करंट ईयर का जो प्रॉफिट हम हाफ माइनस करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स, आफ्टर बैड डेट्स, आफ्टर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट करने के बाद का। ठीक है, और सेकंड फार्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा ही था, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी हुई होगी तभी हम एवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे। जब ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन से, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 तो एवरेज आ जाएगी। और एवरेज हमें सिर्फ तभी कैलकुलेट करनी है जब हमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, क्या होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी हम आगे देखेंगे, वो क्लोजिंग कैपिटल पर ना देखकर एवरेज कैपिटल पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर दे रखी हो। देखो मैंने ऊपर लिखा है इसमें, जब प्रश्न में सामान्य प्रत्याय की दर औसत विनियोजित पूंजी पर दे रखी हो, जब प्रश्न में सामान्य प्रत्याय की दर औसत विनियोजित पूंजी पर दे रखी हो, वहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाली जाती है। इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूलेस हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में अब हम क्या देखेंगे, सामान्य प्रत्याय दर की गणना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक फर्म को उतना प्रॉफिट तो अर्जित करना ही चाहिए जितना उसकी प्रतिनिधि फर्में अर्जित कर रही होती हैं। तो प्रतिनिधि फर्में कितना प्रॉफिट अर्जित कर रही होती हैं, ये उनकी जैसे किसी दूसरी फर्म में जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो प्रतिनिधि फर्म, इसकी जब रेट निकाली जाती है वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। ठीक है, तो सामने वाली प्रतिनिधि फर्म जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है अपनी विनियोजित पूंजी पर, वो रेट जो कहलाती है वो सामान्य प्रत्याय दर कहलाती है। जनरली हमें क्वेश्चन में सामान्य प्रत्याय दर दी हुई होती है, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो हम उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। क्या लिखा है, यह दर प्रश्न में दे रखी होगी।
यदि गत कुछ वर्षों की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है तो उनका औसत निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक रेट नहीं दे के 3 या 4 रेट्स दे रखी हैं, लास्ट कुछ ईयर्स की रेट्स दे रखी हैं, तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे और उस एवरेज को यूज़ करेंगे। और यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है तो निम्न सूत्र से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की गणना कर ली जाएगी। क्या फॉर्मूला दे रखे हैं? फर्स्ट दिया है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। या तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो फिर ये अदर इन्फॉर्मेशन होगी, इससे हम NRR कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्चुअली है तो वही जो प्रतिनिधि फर्म है उसी का ही डिविडेंड पर शेयर दे रखा होगा, उसी का ही मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा होगा कि जो प्रतिनिधि फर्म है उसके बाजार मूल्य पर इतना लाभांश वो फर्म दे रही है, तो उसी से हम उसकी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये नहीं दे रखा है तो सेकंड हमें दे रखा होगा प्योर रेट और प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर, या फिर हमें दे रखा होगा प्राइस अर्निंग रेशो। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी, इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली हमें यही कैलकुलेट करने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही हमें चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? सामान्य लाभ इक्वल्स टू अंतिम विनियोजित पूंजी या औसत विनियोजित पूंजी, दोनों में से जिस पर भी एप्लीकेबल हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे। अंतिम विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर या फिर औसत विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर। जितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी जितनी व्यवसाय में लगी हुई है, उस पर कितना रिटर्न मिलना चाहिए, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, इसको एक बार और समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। सपोज़ हमारे फर्म में जो कैपिटल लगी हुई है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दूसरी फर्में अर्न कर रही हैं उनकी विनियोजित पूंजी पर जितना लाभ अर्जित कर रही हैं वो 10% है। तो चूँकि हमारे बिज़नेस में 10 लाख की कैपिटल लगी हुई है और दूसरी फर्में उसी टाइप के बिज़नेस की वो 10% का प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो हमारे बिज़नेस को भी कम से कम 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट तो अर्न करना ही चाहिए। यही कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है इससे ज़्यादा है तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो अधिलाभ की गणना, फिफ्थ स्टेप, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने देखा कि हमें 1 लाख रुपीज़ की नॉर्मल प्रॉफिट तो होनी ही चाहिए। अब अगर हमने जो फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वो उससे ज़्यादा हैं, मान लीजिए 1,50,000 हैं, हमारी फर्म पिछले साल या उसके पिछले साल जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उसका हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो 1,50,000 आता है, और नॉर्मल प्रॉफिट इसी बिज़नेस के हैं 1 लाख, तो डिफरेंस का जो 50,000 हमारी फर्म ज़्यादा अर्जित कर रही है यही सुपर प्रॉफिट कहलाएंगे। तो हमने सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखी। अब हमें नेक्स्ट देखना है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो यहाँ देखिए 3 विधियाँ बताई हैं ख्याति के मूल्यांकन की। वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड, सेकंड पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड, और थर्ड वार्षिक वृद्धि विधि यानी एन्युटी मेथड। ये 3 जो मेथड हैं गुडविल के, ये तीनों इन्हीं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट, इन पर ही डिपेंड है। आप इनके फॉर्मूलेज देखो, आपको दिख रहे हैं, सब में यही है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो हमें पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करना सीखनी है, तभी हम इन मेथड्स को फॉलो कर पाएंगे। तो ये जो 3 मेथड्स हैं ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ बाद में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम FMP और SP इनकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो करना सीखेंगे। थैंक यू।